ये कोई आम रेलिंग नहीं, बल्कि एक जदीद स्मार्ट लिफ्ट सिस्टम है जो दीवार के साथ नस्ब किया गया है। सिर्फ एक बटन दबाएं और एक छोटी सी प्लेटफॉर्म बाहर निकल आएगी जो आपको आराम से ऊपर या नीचे ले जा सकती है। क्यों मेरी आहटों से पर्दा, क्यों मेरी चाहतों से पर्दा, किसी से प्यार करना है मना। रांझना रांझना वे रांझना मेरे यार वे रांझना रांझना वे रांझना मेरे यार। वेरी गुड। तो बताइए जेठा जी, हमारी टीम की रणनीति क्या है? बिल्कुल, मैंने हमारी टीम की रणनीति तैयार की है। तो सबसे पहले उनकी टीम में सबसे अच्छा प्लेयर टप्पू है। करेक्ट। अगर हम टप्पू को सस्ते में आउट कर देते हैं तो पूरी बाजी हमारी हो जाएगी। बराबर? बिल्कुल कैप्टन। करेक्ट। तो टप्पू को आउट करने की जिम्मेदारी सोडी मैं तुमको देता हूँ। बिल्कुल कैप्टन। तुम किसी भी तरह टप्पू को आउट कर देना। राइट कैप्टन। अभी बात रही फील्डिंग की। अब्दुल, फील्डिंग में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही भरोसा है। तुम्हारी फील्डिंग के बारे में मैंने हमारी मालकिन को भी बहुत तारीफ की है। बताया ना आपको, बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। तो अब्दुल, फील्डिंग में मुझे निराश मत करना। अब्दुल, आप बेफिक्र रहिए, आप जहां भी बोलेंगे मैं वहां पर डाई मार दूंगा। अरे भाई, मेरे बोलने के बाद तो डाई मारेगा तो कैच छूट जाएगा। कैच पकड़ूंगा ना, तो कैच पकड़ने के बाद डाई मारेगा। वही। चल ठीक है, तू भाई फील्डिंग का संभाल लेना, ठीक है? अभी बैटिंग में सेवार भाई, मुझे आप पे बहुत ही भरोसा है। चौके छक्का बिंदास मारना और उनका छक्का छुड़ा देना। यस कैप्टन। कैप्टन, हाँ यस, मैं कैप्टन, यस। ठीक है, तो बैटिंग हो गया, फील्डिंग हो गया और अपना बॉलिंग हो गया। अभी हमारी टप्पू सेना है। यस कैप्टन। वो तो बढ़िया है ही, अच्छा खेलती है। लेकिन सोनू बेटा, एक खास बात, इधर हमारी मीटिंग में जो भी है खुफिया बातें हो रही है, तो मेहरबानी करके टप्पू को कुछ भी मत बताना। डोंट वरी अंकल, मैं टप्पू को नहीं बोलूंगी। हाँ जेठा भाई, वो मुझ पे गई है। बराबर, मुझे आप पे भरोसा है। तो ये हो गई बात। अब ये खास बात, हाँ, अंपायर बापूजी है। क्या है, अगर बापूजी के सामने मैं अपील करूंगा तो वो मुझे करके बिठा देंगे। तो है, बापूजी का हिस्सा ही है, बोलने ही नहीं देते मुझे। और मैं भी क्या, अपने जैसे भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से वडील के सामने ज्यादा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। अभी बापूजी तो हाँ बराबर। तुम्हें मेरा ये कुर्ता दिख रहा है, ये चश्मा दिख रहा है? हाँ, पूरी चाय गिर गई इस पे। टप्पू सेना ने चाय गिराई है। टप्पू सेना ने? हाँ, टप्पू सेना सुबह सुबह तेरे घर पे चाय पीने आई थी? टप्पू सेना चाय पीने नहीं आई थी जेठालाल, ये बॉल आया था चाय पीने। 2014 का वर्ल्ड कप ब्राजील में था और पूरा देश एक ही बात बोल रहा था, इस बार का वर्ल्ड कप नेमार जिताएगा। पर किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि उस टीम की भी एक कीमत होती है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ब्राजील को 6 वर्ल्ड कप चाहिए था और नेमार अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो टीम का सेंटर, फैंस की उम्मीद और पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन चुका था। ग्रुप स्टेज में नेमार ने प्रेशर को रिजल्ट में कन्वर्ट किया। क्रोएशिया के खिलाफ 2 गोल्स, मैक्सिको के अगेंस्ट हर अटैक का फोकल पॉइंट और चिली के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में प्रेशर पेनल्टी। हर मैच के बाद सीन क्लियर था, ब्राजील का गेम नेमार के अराउंड ही चल रहा था। लेकिन फिर क्वार्टर फाइनल ब्राजील वर्सेस कोलंबिया, मैच रफ था, फाउल्स हैवी थे और लास्ट मिनट में एक एरियल चैलेंज और वोहन सुनीगा की नी सीधा नेमार के बैक पे लगा। वो जमीन पर गिर गया और उठा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट आई फ्रैक्चर वर्टेब्रे और उसी मोमेंट पे वर्ल्ड कप खत्म। नेमार के बिना ब्राजील सेमीफाइनल में उतरा, स्कोर लाइन 7-1। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक नेशनल शॉक था। लेकिन फिर ब्लेम शुरू हो गया, प्रेशर नहीं झेल पाया, ओवर हाइप था। लेकिन सच सिंपल
सिंपल था। 2014 में नेमार फेल नहीं हुआ, उसने बस ये सीखा कि जब सपने पूरे देश के बन जाते हैं ना, तो उसकी कीमत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती। जिस देश ने इस दुनिया को पेले, रोनाल्डो और रोनाल्डिन्यू जैसे प्लेयर्स दिए थे, उधर से ही आया था एक और टैलेंटेड प्लेयर। नेमार उससे बॉल छीनना डिफेंडर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। अपने देश में नाम कमाने के बाद वह स्पेन के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना में आ गया। वहां उसने लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज के साथ मिलकर फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैकिंग ट्रायो बनाया। नेमार ने बार्सिलोना के साथ सब कुछ जीता, लेकिन उसको एक वक्त पे आकर रियलाइज हो गया था कि जब तक वो मेसी के साथ एक ही टीम में खेलेगा तब तक वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जीतने के बाद सारी लाइमलाइट हमेशा मेसी को ही मिलती थी। इसलिए अपने प्राइम ईयर्स में उसने PSG क्लब ज्वाइन कर लिया ताकि वो टीम का अकेला हीरो बन सके। इस ट्रांसफर के लिए PSG ने बारसा को 222 मिलियन यूरोज दिए थे, जो आज तक की सबसे बड़ी ट्रांसफर फी है। नेमार PSG का मेन स्टार बनना चाहता था, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। हर इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग मैच से पहले उसको इंजरीज होने लगी। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के आधे से ज्यादा टाइम इंजर्ड ही रहता था, और जिस मेसी के शैडो से वो भाग कर आया था, वो मेसी PSG में उसकी टीम में ही वापस आ गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीतने का उसका सपना अभी तक अधूरा ही है। इसके बाद नेमार ने सऊदी अरेबिया के एक क्लब अल हिलाल के लिए खेलना शुरू किया, जहां पे बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर हुई उसको। लेकिन 2023 से 2025 तक भी वो बहुत इंजर्ड रहा। उसने सिर्फ एक ही गोल मारे इस क्लब के लिए 7 मैचेस में। लोग इसको हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट ट्रांसफर कहते हैं। 2025 के बाद से नेमार ने अपना चाइल्डहुड क्लब सैंटोस FC जॉय कर लिया है, जो ब्राजील का एक फुटबॉल क्लब है। लेकिन ये चीज अभी भी अनसर्टेन है कि नेमार इस वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं। फैंस आज भी नेमार के कमबैक का वेट कर रहे हैं। चाइना का चोंगकिंग शहर इतना एडवांस्ड है कि यहाँ 20 मंजिला इमारतों पर पूरी कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ फुटबॉल के मैदान से लेकर आर्मी के ग्राउंड तक सारे खेल मैदान बिल्डिंग के टॉप पर बनाए गए हैं। चोंगकिंग शहर में घरों को इतने मजे से बनाया गया है कि अगर आप गलती से घर का पता भूल जाते हैं तो गूगल मैप के बिना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पेट्रोल पंप भी जमीन पर नहीं बल्कि 27 मंजिला इमारत के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ जगहें तो इतनी ऊंची है कि आपको लगेगा आप जमीन पर खड़े हैं, लेकिन आप असल में 50 से 60 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि चोंगकिंग शहर में ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ती हुई बिल्डिंग्स के अंदर से गुजरती है। ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जो पूरा पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग स्कूल, हॉस्पिटल या फिर जॉब पर जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वेनिस में सड़कों के बजाय नहरें बनी हुई है, इसलिए यहाँ के लोग कारें नहीं बल्कि बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुबह काफी लोग तैयार होकर अपनी बोट पकड़ते हैं और काम या स्कूल के लिए निकलते हैं। वेनिस चारों तरफ से लगून और नहरों से घिरा हुआ है और इस शहर में लगभग 150 नहरें और छोटी झीलें हैं। इन कैनाल्स पर लोग वाटर बसेस या मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफे और दुकानें नहरों के किनारे बने होते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स तो पानी में ही फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप इटली के शहर वेनिस में ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजारना चाहोगे?